कल हमने पढ़ा मीटर ब्रिज, आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। ये इतने अच्छे टॉपिक हैं कि अगर स्कूल में हम होंगे तो लैब में इन चीज़ों को यूज़ करके देखेंगे कि हाँ सच में ये ऐसे काम करता है, कैसे ये चीज़ें हैं, किस तरह से ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये सब कुछ आपको लैब में दिखेगा। तो मैं कोशिश यही करूँगा कि आज और कल के टॉपिक्स को आपको लैब में भी करवाया जाए, अगर वहाँ अरेंजमेंट बन गया तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज पोटेंशियोमीटर। जब भी मीटर किसी वर्ड के साथ जुड़ के आता है तो उसकी स्पेलिंग लिखी जाती है TER। अकेला मीटर होगा तो स्पेलिंग क्या होती है METRE। और मीटर जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर, किसी वर्ड के आगे जुड़ के आए तो TER। पोटेंशियोमीटर या स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, दरअसल ये है क्या चीज, होता क्या है, दो ऐसी चीजें हैं एमीटर और वोल्ट मीटर। वो आपके सिलेबस में मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, क्योंकि उनकी वर्किंग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पे बेस्ड होती है। लेकिन इस चैप्टर में हम इतना तो समझ ही चुके हैं सवालों के थ्रू या बीच में आपको CPP दिए उनसे कि वोल्ट मीटर का काम होता है केवल वोल्टेज मेजर करना और एमीटर का काम होता है केवल करंट मेजर करना। ठीक है, वो एक पार्ट है। अब कई बार ये टेस्ट में गड़बड़ कर देते हैं। एक पार्ट है कि कैसे एक गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाया जाता है, कैसे गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाया जाता है। अब वो अकॉर्डिंग टू द CBSE और एनी अदर सिलेबस वो सब आता है नेक्स्ट यूनिट में, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में। लेकिन HC वर्मा बुक में वो पार्ट इस चैप्टर में ले रखा है, तो कई बार टेस्ट वाले इधर भी डाल देते हैं, कई बार उधर भी, तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन हम उन चीज़ों को वहीं पढ़ेंगे जहाँ के वो टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर क्या चीज है? पोटेंशियोमीटर का मतलब है एक आइडियल वोल्टमीटर। देखो भाई, पूरा 1 घंटे से ज्यादा समय लगना है, लेकिन पोटेंशियोमीटर क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, अटेंड करोगे ढंग से ना पूरी क्लास। पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्टमीटर है। अब आइडियल वोल्टमीटर क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल वोल्टमीटर? जैसे नॉर्मली क्या होता है कि कहीं आपको कोई वोल्टेज मेजर करनी है, सपोज ये कोई रेजिस्टेंस R थी, इसमें करंट I जा रहा था, तो बताओ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? IR था ना। ठीक है, लेकिन इसको मेजर करने के लिए आप अगर कोई भी वोल्टमीटर लगाओगे, इसको मेजर करने के लिए आप अगर कोई भी वोल्टमीटर लगाओगे तो वोल्टमीटर इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। इसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है RV जो हाई होती है। चाहे हाई हो, क्या इस I का कुछ करंट अब ऊपर बढ़ गया कि नहीं? कुछ तो करंट गया ना ऊपर, कुछ तो करंट जाएगा। IV इधर कितना बचा? I-I। तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आप मेजर करोगे वो तो I-IV इंटू R है, जबकि आप मेजर क्या करना चाह रहे हो? IR। मतलब इसकी जो ट्रू वैल्यू थी, जो आप देखना चाह रहे थे, वो तो थी IR, लेकिन जो वोल्टमीटर दिखाएगा मेजर्ड वैल्यू, वो कितना दिखाएगा? I-IV इंटू R। तो आप यूं बताओ, क्या ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखा पा रहा है या कुछ नहीं? कुछ ना कुछ एरर नजर आ रहा है ना आपको। ठीक है, आइडियल वोल्टमीटर का मतलब है नो एरर, यानी कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों के दोनों क्या हो? सेम। यानी कि अगर पोटेंशियोमीटर को डिफाइन करें, देखो हम इसको कुछ पार्ट्स में बना के चलेंगे। पोटेंशियोमीटर को बताऊं कौन से पार्ट? डेफिनेशन, देन प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन वर्किंग में 2 कंडीशंस, देन इसकी 2 एप्लीकेशंस, और अगर समय बचा तो इसकी कैलिब्रेशन कैसे होती है, इसकी सेंसिटिविटी क्या होती है। तो आप मान के चलो पूरा 1 घंटे से ज़्यादा टाइम जाना है, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं। तो जो पहला काम है पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन, वो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है। यानी कि अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर। It is an ideal voltmeter which
डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, क्या अगर थोड़ा भी करंट उसने खींच लिया सर्किट में से तो क्या वो एग्जैक्ट मेजर कर पाएगा? भाई अगर थोड़ा भी करंट इसने खींच लिया तो नहीं कर पाएगा ना, तो इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट। क्या 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 कह रहे हो? थोड़ा जूम कर लो, क्लियर नहीं दिख रहा। एक मिनट, क्या अभी पूरा ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? ठीक है, चलूं मैं आगे बढ़ूं? बोर्ड पूरा कवर हो रहा है ना इस पे? कोई ना, वो छोड़ो, वहां तक मैं नहीं जा रहा हूँ। पोटेंशियोमीटर कटने दो, कट गया तो। इट इज एन आइडियल वोल्टमीटर विच डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, जिस भी सर्किट में से आप, एंड स्टिल मेजर्स द एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेफिनेशन समझ आ गई है कि नहीं इस ऊपर वाले दो डायग्राम से? बताओ, क्लियर है डेफिनेशन? ठीक है, आप बना लीजिए, फिर इसके बाद हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं इसमें। हो गया? चले अब प्रिंसिपल पे, किसका क्या देखते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप करोगे। मीटर ब्रिज से बड़ा है ये टॉपिक, मीटर ब्रिज से अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट है इसका प्रिंसिपल क्या है। अब मैं उस पर मिटा दूं, वही हो गया हो तो सभी का? ठीक है। देखो, इसका प्रिंसिपल ये है कि द पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब डिफरेंस ही है, अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ अ यूनिफॉर्म होमोजेनियस वायर या कंडक्टर कैरिंग ए स्टेडी करंट is directly proportional to the length of that portion of the wire. देखो, इसका मतलब समझते हैं कैसे। सपोज ये आपको एक यूनिफॉर्म वायर दी है। अच्छा, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुरू से लेकर लास्ट तक क्या है? सेम।
समझ गए हो? यूनिफॉर्म का मतलब है कि ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये कांस्टेंट है। होमोजेनियस का क्या मतलब है कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है मटेरियल की शुरू से लेकर लास्ट तक वो क्या है? कांस्टेंट। देखो यूनिफॉर्म कहता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, होमोजेनियस कहता है कि जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है। स्टेडी करंट मतलब करंट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ करंट आई है तो उस वक्त यहाँ भी करंट कितना है? आई है। तो स्टेडी करंट कहता है, स्टेडी करंट ये नहीं कहता कि करंट चेंज नहीं हो सकता। स्टेडी करंट ये कहता है एक समय पे ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ अलग करंट है यहाँ अलग करंट है। इस पूरी वायर के अलोंग आई कांस्टेंट है। तो अगर ऐसा है तो किसी भी पार्ट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे मान लो मैं कहूँ ये कोई लेंथ ए बी मैंने ली, पूरी वायर एक अलग चीज है। पूरी वायर मैंने कहा, या मैं इसको भी बोलता हूँ, ए बी एक वायर है जिसकी कंप्लीट लेंथ है एल, और मैंने उसमें ए सी एक पार्ट लिया जिसकी लेंथ है स्मॉल एल। अब इसमें वो स्टेडी करंट जा रहा है आई आगे, तो इसकी किसी भी पोर्शन पे, जो पोर्शन मैं कंसीडर कर रहा हूं फिलहाल दैट इज ए सी, तो इसके किसी भी पोर्शन पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस माइनस ये जो V होगा वोल्टेज, दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। एक बार बताओ क्या ये प्रिंसिपल समझ आ रहा है क्या? कैसे होगा वो भी अभी देखते हैं। समझ आ रहा है कि कैसे क्या लिखा है? स्टेटमेंट पढ़ के बताओ। हाँ भाई बताइए भाई, क्लियर है क्या ये यहाँ तक? सर ये करंट का क्या होता है? मतलब एक टाइम पे पूरे वायर पे सेम करंट है? स्टेडी करंट का मतलब करंट फटाफट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। हाँ आप अगर कुछ चेंज करें तो करंट चेंज हो जाएगा, लेकिन पूरी वायर में ही फिर 5 एम्पियर है, चेंज किया पूरी वायर में ही 6 एम्पियर है। ऐसे नहीं है कि जस्ट अभी भी बार बार फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करता है क्या है, आगे 5 चल रहा है, यहाँ उस वक्त 6 बन गया, फिर थोड़ा समय बाद वहाँ 6 बन रहा है, तो वो फ्लक्चुएशन नहीं है, वो जो हल्का सा टाइम गैप आता है वो नहीं है। समझ गए हो क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब करंट आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने जो करके छोड़ दिया फिर वो वही है। ठीक है, मतलब जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है, वही करंट यहाँ है। एक बार बताओ क्या स्टेटमेंट इसके प्रिंसिपल की समझ आ गई है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अभी इसको प्रूव भी करेंगे। और ये जो वोल्टेज यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यूज करते हैं उसे बोलते हैं के, वेयर के इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और जो के की वैल्यू होती है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी अपॉन टोटल लेंथ, क्योंकि यहां से के आ रहा है वी बाई एल। तो आप पूरे को ही देख लो एक साथ, पूरी वायर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहीं से पता लग जाए, बैटरी वैटरी से या जैसे भी, और डिवाइडेड बाई लेंथ कितनी है। क्या यहां तक समझ आया इसका प्रिंसिपल? अब हम इसको प्रूव करते हैं और फिर के का एक और एक्सप्रेशन भी देखेंगे। ये जो V है AC लेंथ में वो बराबर होगा I इंटू रजिस्टेंस ऑफ AC, होगा कि नहीं बताओ? V बराबर IR, और रजिस्टेंस ऑफ AC होता है रो इंटू L लेंथ ऑफ AC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आप A बोल रहे हो। तो आपका जो V आया रो I अपॉन A और इंटू L। अब एक बार ऊपर स्टेटमेंट में देखो, क्या रो I और A तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं कि नहीं इस स्टेटमेंट में? हाँ भाई बताओ। रो I और A तीनों कांस्टेंट है। हाँ पोर्शन अलग लोगे तो लेंथ चेंज होगी, पोर्शन अलग लोगे तो लेंथ चेंज होगी और वोल्टेज चेंज होगी, यानी कि जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। और यहाँ से एक और चीज हमारे पास आ गई, K का एक और एक्सप्रेशन। एक तो वो है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल लेंथ, वो सवाल में हमें पहचानना होगा क्या दिया है क्या नहीं। दूसरा K का क्या एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ से आपको? रो I अपॉन A। अगर कभी सवाल में क्वेश्चन में
मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी हो रो, करंट दिया हो आई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, तो के यहाँ से भी निकल जाएगा। अच्छा यूनिट क्या होगी इस के की? यहीं से बता दो, यहीं से। वोल्ट पर मीटर, ये इसका प्रिंसिपल है, आप ये नोट कीजिए आप ढंग से। ये ध्यान रखना के कैसे निकाला जाता है। अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो वहां से की वैल्यू दोनों जगह से निकालने पे सेम आएगी। हाँ सेम आएगी बिल्कुल। असल में कई बार हमें ये तो तब है जब आपको बता रखा हो, नहीं तो हमें रजिस्टिविटी कहाँ से पता होगी। क्वेश्चन में अगर कई बार क्या होता है, बच्चे बस ये फॉर्मूला याद करके चले जाते हैं, वहाँ क्वेश्चन में जिक्र इनका कर रखा है रजिस्टिविटी का और इनका, तो उनसे आएगी नहीं ना। बाकी वैल्यू सेम आएगी, चाहे आप कैसे निकाल लो। लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कर लिया भी नोट? यस सर। तो अब हम चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट पे, जो आप लैब में देखोगे कि हाँ सच में इस तरह का है। मिटा दो ना सारा, हो गया हो तो। ले चलोगे लैब? क्या लैब में लेके चलोगे कल? अरे कल ही बात बनी तो कल ही ले चलेंगे। देखते हैं पहले आपका टेस्ट कब है, पहले ये बताओ। ये वाला अगला मंडे को, तो फिर है ना मंडे के बाद चलते हैं, बिकॉज उससे पहले कुछ काम कर लेंगे ना, क्योंकि पूरा लेक्चर फिर लैब में चला जाएगा है ना। यस सर। ठीक है, मंडे के बाद हम लैब में चलेंगे, ये सब मीटर ब्रिज भी देखेंगे, पोटेंशियोमीटर भी, और भी जो कुछ इसमें समझना हो सारा। किसी बच्चे ने यस सर कहा बड़ी जल्दी, मैंने कहा मंडे के बाद चलते, बोले यस सर। क्या आ भी रहे हो कि नहीं अगले 2 दिन? कुछ ऐसा तो नहीं कि मंडे के बाद ही आने का प्लान हो? सर हॉस्टलर है तो सर कल तो नहीं आ पाएंगे, इसलिए बोल रही। अच्छा, हॉस्टलर कल क्यों नहीं आ पा रहे, क्या हो गया मतलब? सर वो ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है थोड़ी, दिल्ली है ना, तो वहां से आने में थोड़ा टाइम। ठीक है ठीक है ठीक। देखो अगली, हाँ क्या, 1-2 दिन की छुट्टी करनी थी। अरे आने वाला है संडे, एक सुनो, संडे आ तो रहा है, आपको मंडे को थोड़ी बुलाया जा रहा है, आपको फ्राइडे को बुलाया जा रहा है। 2 दिन तक वेस्ट करेंगे ना, कल परसों तो स्कूल। ठीक है, बस आपको कई दिन हो गए डिमांड करते हुए, 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी। कल का दिन खराब गया इसी। आपने तो कल कर ही ली छुट्टी। देखो
अब मैं कोशिश करता हूँ आपको ये दिखाने की कि लैब में ये दिखेगा तो कैसा दिखेगा। ये कोई मैंने वुडन बोर्ड बनाया, लकड़ी का पट्टा। कल मीटर ब्रिज बनाया तब भी तो वुडन बोर्ड पे ही कुछ लगा के बनाए थे ना, लेकिन कल वो ऐसे दिखाया था। आज मैं थोड़ा और आपको इसमें एहसास करवाता हूँ कि हाँ ये सच में वुडन बोर्ड है। हाँ भाई बताओ, क्या ये वुडन बोर्ड की तरह नजर आ रहा है? देखिए इस पे क्या किया जाता है, जैसे 1-1 मीटर लंबी कई वायर्स लगा दी जाती हैं पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। कितनी भी लगा सकते हैं वो, मैं जितनी जगह थी उसके अकॉर्डिंग 4 बनी है। ये 1-1 मीटर की 4 लेंथ है। कल मीटर ब्रिज पे केवल 1 थी। अच्छा, मेजरमेंट के लिए कल मैंने वहां भी कहा था एक स्केल लगा रहता है, यहां भी एक बैलेंसिंग देखने के लिए इसके साइड में एक स्केल लगा रहेगा। जहां तक वायर है वहां तक, इस तरह से इन चारों वायर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है बाय यूजिंग थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ये तो है मैंगनीन या कॉन्स्टेंटिन की वायर जिनका हाई रेजिस्टेंस होता है। अब आप बताएं कि हम थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों यूज करते थे? बताओ, कल पढ़ा था हमने, क्यों यूज करते थे थिक कॉपर स्ट्रिप? क्या काम था उनका? अरे बोलो बोलो। थिक कॉपर स्ट्रिप एक्ट एज कनेक्टिंग वायर। मैंने कल करवाया था एक बार कि उनका कॉपर का रजिस्टिविटी बहुत कम है। थिक ले लिया तो एरिया बहुत ज्यादा हो गया, तो रो एल बाई ए टेंड्स टू 0, कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगी। तो हमने क्या किया, जैसे एक कॉपर स्ट्रिप यहाँ लगा दी, सीरीज में जोड़ना है इनको। ये देखो, एक थिक कॉपर स्ट्रिप यहाँ लगाई, फिर एक थिक कॉपर स्ट्रिप यहाँ लगा दी, फिर एक थिक कॉपर स्ट्रिप यहाँ लगा दी। अब बताओ, क्या ये पूरी एक लंबी वायर बन गई 4 मीटर की, 400 सेंटीमीटर की? कोई करंट आएगा यूं और यूं और यूं और यूं, क्या बना दी कि नहीं आपने 400 सेंटीमीटर लंबी वायर? और बीच वाली लेंथ का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो वो काउंट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो ये तो हम यहाँ दिखाते ही हैं कि these are thick copper strips। ये जो आपने साइड में बनाया है, these are thick copper strips, इस तरह का है। ये वायर के आपने 2 एंड यहाँ रोक दिए, ये इस वायर के 2 एंड्स रोक दिए, और ये पूरी एक 400 सेंटीमीटर लंबी वायर या कोई भी एल लेंथ की वायर आपकी सीरीज में बन गई। अब क्या किया जाता है, सुनो, इसके साइड में बनाते हैं ड्राइविंग सर्किट। ये कनेक्टिंग वायर ली, कोई बैटरी की जगह लैब में होता है बैटरी एलिमिनेटर, जो बैटरी को एलिमिनेट करके बैटरी का काम कर दे। पहले कभी जिक्र किया है क्या मैंने, या नाम ही नहीं लिया ये बैटरी एलिमिनेटर? ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। लैब में बैटरी की जगह बैटरी एलिमिनेटर होता है, जो बैटरी का ही काम करता है। दिखाएंगे कैसे। तो उसमें एक रेड कलर का टर्मिनल होता है, वो पॉजिटिव, एक ब्लैक कलर का होता है, वो नेगेटिव। ये आपका ये बैटरी वाली अरेंजमेंट। यहाँ पे एक रियोस्टेट अरेंजमेंट, ये तो हमने पहले भी यूज की होगी शायद सर्किट दिखाने में, बनाने में, मीटर ब्रिज में। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये भी लैब में देखेंगे कि कैसे हैं। तो यार ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से लैब में समझ आ ही जाएंगे, लेकिन यहाँ भी समझना है हमें। यहाँ समझोगे तभी लैब में कुछ दिखेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। ये जो साइड का आपने बनाया, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग सर्किट। एक बात दिमाग में रखना, पोटेंशियोमीटर का व्हीटस्टोन ब्रिज से कोई लेना देना नहीं है, वो कल मीटर ब्रिज था जो था। ये आपका बन गया ड्राइविंग सर्किट। मान लो ये कोई आइडियल बैटरी ईएमएफ V0, या वो आप बैटरी एलिमिनेटर लोगे तो उसमें दिख जाता है 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट कितना, और यहां से आप कितनी रेजिस्टेंस दे रहे हो, दैट इज R0। देखो ये मूविंग पार्ट है, ये नीचे आएगा तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बताओ। बढ़ रहा है। हाँ, इसको नीचे ला रहे हो तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, इसको ऊपर ले जा रहे हो तो कम हो रहा है। मैं रियोस्टेट आपको ये भी दिखाऊंगा कि कनेक्ट कैसे करते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम और ज्यादा हो। ठीक है,
ठीक है, चलिए अभी तो देखते हैं आगे। इसके बाद और तो क्या अरेंजमेंट है, हाँ इसके टर्मिनल्स निकालते हैं। देखो ये हाई पोटेंशियल एंड है, ये लो पोटेंशियल एंड है। हमने हाई पोटेंशियल एंड को बाहर निकाला पोटेंशियोमीटर का एक टर्मिनल बना के। एक टर्मिनल मतलब क्या, अभी मैंने इससे पहले आपको एक डायग्राम दिखाया था कि दो पॉइंट्स है जिनके पास पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है और बिना कोई करंट ड्रॉ किए आप मेजर कर दोगे, यही पढ़ा था ना हमने। तो वो दो पॉइंट कनेक्ट कहाँ कहाँ होने हैं, एक तो ये टर्मिनल है जो आपका हाई पोटेंशियल टर्मिनल है, इसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दूसरा एक अरेंजमेंट जो हमने कल भी नाम लिया था, जॉकी की तरह बोला था, उसे एरो से दिखा दिया था, है ना, बताया था ना, स्लाइड करे जो वायर पे। और ये एक गैल्वेनोमीटर लगाया जो ये बताएगा कि करंट है कि नहीं है। और इससे दूसरा एंड निकला जो अभी हम सी पॉइंट बोल के चल रहे थे। क्या ए और सी बोले थे वायर के बीच में दो पॉइंट, और पूरी वायर को हमने नाम दिया था ए और बी। अभी बनाया था ना एक सीधा डायग्राम, उसमें प्रिंसिपल में जो डायग्राम बनाया था वो। अभी समझ आ रहा है क्या 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 हुआ। ये मैं कंस्ट्रक्शन पार्ट पे हूं, एंड दिस ए एंड सी, दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ पोटेंशियोमीटर जो कि एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट होने हैं। ये है इसका कंस्ट्रक्शन। एक बार बनाओ ये, फिर इसकी वर्किंग में समझते हैं कि ये कैसे काम करेगा। हो गया। क्या कुछ यार आवाज ही नहीं आई क्लियर, बोलो एक बार दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। अरे अंकित यार नेटवर्क थोड़ा सा डाउन है, या तो आपका है हमारा, लेकिन आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे भाई किसी और को समझ में आ रहा हो तो वो पूछ ले मुझसे, ये क्या पूछना चाह रहे हैं। ड्राइविंग सर्किट के बारे में पूछ रहा है। ड्राइविंग सर्किट क्या होता है? जो इसमें करंट चलाएगा तब जाके मेजरमेंट होगा। देखो हमने पोटेंशियोमीटर को डिफाइन किया, क्या वो एक्सटर्नल सर्किट से करंट लेता है क्या? क्या वो एक्सटर्नल सर्किट से करंट लेता है कि नहीं लेता है बताओ? सर नहीं लेगा। तो कहीं से तो करंट आए, नहीं तो फिर वो बिजली का यंत्र है, काम कैसे करेगा? समझ गए हो क्या? ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहीं तो करंट का अरेंजमेंट बने, तो उसके लिए हमें अलग से क्या बनाना पड़ा, ये ड्राइविंग सर्किट। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वर्किंग। देखो मैं तीन चीजें आपको यहां तक बता चुका हूं, डेफिनेशन, उसके बाद प्रिंसिपल, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पार्ट, और अब आते हैं वर्किंग पार्ट पे। सपोज आपको कोई भी एक्सटर्नल सर्किट दिया, कोई भी एक्सटर्नल सर्किट, लेट दिस बी अ पार्ट ऑफ एनी एक्सटर्नल सर्किट, और उसमें कोई करंट आई जा रहा था, और ये P था, और ये टर्मिनल Q था, और ये I इस तरह से फ्लो करने लग रहा है इसमें। अब मान लो मैं कहूं कि टू मेजर, आप मेजर क्या करना चाह रहे हो इसमें, Vp माइनस Vq।
एंड ये जो है दिस इज एन एक्सटर्नल सर्किट, दिस इज एन एक्सटर्नल सर्किट। एक बार बताओ क्या ये समझ आ रहा है क्या हम मेजर करने जा रहे हैं? या दिस इज यूं कहें ए पार्ट ऑफ एन एक्सटर्नल सर्किट, पूरा नहीं, कोई एक एक्सटर्नल सर्किट का पार्ट आपको दिखा रखा है, ठीक है। अब हम इसको मेजर करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं रियोस्टेट लेके आऊंगा, रियोस्टेट नहीं सॉरी पोटेंशियोमीटर लेके आऊंगा। उसके दो टर्मिनल्स है मेरे, एक टर्मिनल ये रहा ए, मैंने ए यहां कनेक्ट कर दिया, दूसरा टर्मिनल है सी, मैंने सी यहां कनेक्ट कर दिया, और नीचे आपका ये पूरा पोटेंशियोमीटर है। इसको मैं इतनी खतरनाक कंस्ट्रक्शन दिखाने की बजाय सीधा दिखाता हूं कि ये जो वायर है, यूं दिखाओ इसको, ये जो वायर है यहां से सीधी जा रही है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर मैंने बोल दी L है, ए पॉइंट सीधा इस एंड से जुड़ा है जिसको हमने ए ही नाम दिया था, और ये सी वाला पॉइंट है थ्रू गैल्वेनोमीटर, एंड जो कि आप एरो भी छोड़ सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो ये, और जहां बैलेंसिंग होगी वो लेंथ यहां तक, ये पोर्शन की लेंथ है L। अच्छा नीचे वो सर्किट है, ड्राइविंग सर्किट मैं नीचे बना रहा हूं, इसका ड्राइविंग सर्किट कुछ ऐसा है, यहां है E नोट और रियोस्टेट से आप ले रहे हो R नोट, और ये वाला पॉइंट आपका है B। आप एक बार ये बताओ क्या वर्किंग डायग्राम समझ आया कि नहीं? हाँ भाई बताओ क्या वर्किंग डायग्राम समझ आया कि नहीं? यस सर। अब देखते हैं कि काम कैसे करेगा। आपको मेजर करना है VP माइनस VQ, ये नीचे जो बनाया मैंने। अच्छा यूं इसको रटना मत कि ये नीचे ही होता है पोटेंशियल, क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर ऊपर भी बना हो सकता है, एक्सटर्नल सर्किट नीचे, पोटेंशियोमीटर नीचे भी हो सकता है, एक्सटर्नल सर्किट ऊपर। क्लियर है ना? दोनों चीजें दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये नीचे मैंने पोटेंशियोमीटर बनाया, ये A और C टर्मिनल, और मैं अब देखूंगा उस जगह रुकूंगा जहां गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, 0, और वो लेंथ है L। यानी कि मैंने माना है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है, मैंने ये माना है कि जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज L। तो अगर मैं बैलेंस लेंथ मेजर कर दूं तो उससे मैं VP माइनस VQ कैसे मेजर करूंगा, वो मुझे सीखना है। देखो सबसे पहली बात, पॉइंट P एंड A आर कनेक्टेड बाई, ये तो एक कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर कैसी होती है? रेजिस्टेंस लेस वायर। आप लैब में पहचानोगे कैसे कि ये कनेक्टिंग वायर है और ये रेजिस्टिव वायर है, कैसे पहचानोगे? आपको दो वायर दे दी, एक वायर पे व्हाइट सी कवरिंग या कपड़ा सा लगा हुआ है और एक वायर पे नहीं लगा हुआ है, तो उनसे आपको आइडिया लगाना है। जिस पे व्हाइट कवरिंग है वो एक कनेक्टिंग वायर है, और जो सीधा बिना किसी इंसुलेटर के वायर दिख रही है तो वो आपकी रेजिस्टिव वायर है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ आ रहा है क्या? ये चीजें ऐसी हैं जो यूज पता होनी चाहिए, लैब में हम देखेंगे इन चीजों को। तो P एंड A आर कनेक्टेड बाय ए रेजिस्टेंस लेस वायर। रेजिस्टेंस लेस वायर से आपने P और A को कनेक्ट किया, इसका मतलब हमने पढ़ा है एक परफेक्ट कंडक्टर पे सभी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होते हैं, पढ़ रखा है ना। कनेक्टिंग वायर पे तो एक ही टर्मिनल चलता है, तो VP इज इक्वल टू VA। अच्छा दूसरी बात, अगर गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है तो उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, और अगर उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो इट मींस VQ इज इक्वल टू VJ। समझ आ गया? बोलो। देखो ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो उस वक्त होगा जब आपके गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाएगा, 0। क्या समझ आ गया कि नहीं? है ना? दोनों को घटा दो, एक में से 2 घटा दीजिए, तो VP माइनस VQ क्या बनेगा? VA माइनस VJ।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। और जो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है वो कहता है कि एल लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो के इंटू एल होता है। पढ़ा ना हमने भाई, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता है कि एल लेंथ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू के इंटू एल। बताओ याद है कि नहीं? तो वी ए माइनस वीजे को मैं के इंटू एल लिख सकता हूँ, वी ए माइनस वीजे को मैं के इंटू एल लिख सकता हूँ, यानी कि जो वी पी माइनस वी क्यू है वो मेरा आ गया के इंटू एल। तो आपको करना क्या है, बैलेंस लेंथ ढूंढनी है, बैलेंसिंग लेंथ देखनी है। जैसे मान लो यहाँ बैलेंसिंग होगी, ये 30 सेंटीमीटर है तो 30 है। सपोज अगली लाइन में बैलेंसिंग हो रही है तो 100 तो वो कंप्लीट, और उधर से वो दिख जाता है स्केल में 20 हो रहा है तो 120 बोली जाएगी। तीसरी में बैलेंसिंग हो रही है तो 200 तो कंप्लीट और फिर इधर से काउंट होगा, और चौथी में बैलेंसिंग हो रही है तो 300 तो कंप्लीट और फिर उधर से काउंट होगा। समझ गए हो ना ये बैलेंसिंग लेंथ कैसे मेजर करनी है? वर्किंग दोबारा समझा दे एक बार। क्या वर्किंग दोबारा बता दो एक बार। वर्किंग चलो बताता हूँ। थे नहीं आप, थे या नहीं थे क्लास में अभी बीच में? हाँ लेकिन वॉइस थोड़ी कट है। ठीक है। अरे यार ये पता नहीं आज क्या वॉइस का क्या पंगा हो रहा है। आपकी भी, आप लोग जब बोल रहे हो वो मुझे भी क्लियर नहीं सुन पा रहा है बीच बीच में जो बोल रहे हैं। देखिए, क्या मैं एक बार पूछ लूँ, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को ठीक ठाक सुनाई दे रही है? यस। ठीक है। वर्किंग क्या है कि जैसे ये दो टर्मिनल्स निकले ए और सी दो टर्मिनल्स हैं, और इनसे आपको बाहर की कोई एक्सटर्नल वोल्टेज मेजर करनी है। तो भाई आपको कोई भी सर्किट दिया गया, कोई भी, जैसे ये था एक पार्ट ऑफ ए सर्किट, ऊपर कुछ होगा और मुझे Vp माइनस वी क्यू मेजर करना है। इस तरह से करंट आ रहा है टू मेजर Vp माइनस वी क्यू। तो इतना आसान सा काम है, एक एंड को P से कनेक्ट किया, जोकी गैल्वेनोमीटर एंड को Q से कनेक्ट किया, और इस जोकी वाले पॉइंट को हम अलग अलग जगह इस वायर पे टच करके देखेंगे। कोई तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाएगा, कोई तो ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां गैल्वेनोमीटर में करंट कितना होगा, 0। वो बैलेंसिंग लेंथ है, वो बैलेंसिंग लेंथ है L, यहां से बैलेंसिंग लेंथ L। अब देखो P और A को तो आपने कनेक्टिंग वायर से जोड़ रखा है, वो परफेक्ट कंडक्टर होता है, तो परफेक्ट कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो Vp इज इक्वल टू VA। क्या पहला पॉइंट समझ आ गया? हाँ जी बोलिए। फिर अगर उसमें बैलेंसिंग कर दी तो उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि VQ इज इक्वल टू VJ। मुझे चाहिए Vp माइनस VQ, तो मैंने इसमें से घटाया, उधर आ गया VA माइनस VJ। और VA माइनस VJ इस पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है कि किसी पोर्शन L लेंथ का है तो उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, K इंटू L। पढ़ा था हमने, ठीक है। तो VA माइनस VJ को मैं K इंटू L लिख सकता हूँ। तो मेरे पास डायरेक्ट मेजर होके आ गया कि अगर L दिख जाए तो K से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया K इंटू L। अभी बताओ इसकी वर्किंग सिंपली समझ आई कि नहीं आई? अब इसमें मुझे 3 काम करने वर्किंग में। K क्या होगा, अगर K ना दे रखा हो तो वो कैसे निकालना है, और दूसरा अगर बैलेंस पॉइंट नहीं भी मिल पा रहा तो क्या फॉल्ट हो रहा है, मतलब ये वो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस हैं जो थ्योरेटिकल पेपर्स में आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में बना के पूछे जा सकते हैं पोटेंशियोमीटर में। मैंने कहा सबसे पहली बात तो K क्या है, K की वैल्यू कैसे निकालें, बताओ आप। ये ड्राइविंग सर्किट से आइडिया दो, K कैसे निकालें हम, ड्राइविंग सर्किट से आइडिया दो। देखो ऊपर वाले का नीचे से कोई कनेक्शन नहीं है, जब इसमें करंट नहीं है तो इसमें हो नहीं सकता है। आप ये याद रखो, एक ये सर्किट है, एक ये सर्किट है, और केवल एक सिंगल वायर से जुड़े हों तो उसमें कभी करंट फ्लो नहीं करेगा। करंट तभी फ्लो करेगा जब इधर से जा रहा है तो ऊपर से आ भी रहा हो। मैं कह रहा हूँ एक स्क्वायर सर्किट इधर है, एक स्क्वायर सर्किट इधर है, उसमें अपना करंट जा रहा है, इसमें अपना करंट जा रहा है। आपने सिंगल वायर से दोनों को टच भी कर दिया तो उसमें करंट फ्लो नहीं कर पाएगा वहां पे। अगर हाँ ऊपर भी करेंगे नीचे भी तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो यूं देखो, जब इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ऊपर अलग सर्किट है नीचे अलग है, इधर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या इधर करेगा? ये अलग सर्किट है, ये अलग सर्किट है, इधर करंट नहीं है तो इधर भी करंट फ्लो बिल्कुल नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ड्राइविंग सर्किट में करंट है ID, तो वो पूरा का पूरा ID यहां से निकल रहा होगा। अब देखो वैल्यू ऑफ K कैसे निकालनी है, पहले मैं उस चीज पे चलूं।
वैल्यू ऑफ के कैसे निकालनी है, मैं उस चीज पे चलता हूँ। सबसे पहले आप आई ड्राइविंग बताओ। इस नीचे नीचे वाले सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक तो आर नोट है और एक सीरीज में है ए बी वायर का रेजिस्टेंस, पूरी वायर ए बी का रेजिस्टेंस दिख गया। ऊपर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो क्या ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है कि नहीं, आर नोट और आर ए बी? बताओ, बोलो। तो जो आईडी होगा वो होगा ईएमएफ अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ए बी प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस ये आर नोट। एक बार मुझे बताइए कि आपको आईडी समझ आ गया कि नहीं, ड्राइविंग करंट? यस सर। अगर आईडी आ गया तो फिर आप वीए माइनस वीबी भी बता सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू आईडी इंटू आर ए बी। वीए माइनस वीबी भी आ गया समझ, आईडी इंटू आर ए बी, है ना, हो गया, क्योंकि इसमें पूरा रेजिस्टेंस आर ए बी है। आईडी की वैल्यू आप रखोगे तो ई नोट अपॉन आर ए बी प्लस आर नोट और इंटू आर ए बी। और अब अगर के लिखना है तो हमने पूरी लेंथ से डिवाइड कर देना, पड़ा था ना के वी ए माइनस वी बी अपॉन एल। अगर इसकी पूरी लेंथ एल है तो के हो गया ई नोट अपॉन आर ए बी प्लस आर नोट इंटू आर ए बी बाई एल। तो बताओ भाई के सवालों में कैसे निकालना होगा, समझ आ गया है? देखो रिपीट करने की जरूरत है क्या इसको, या आ गया समझ? ठीक है, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं दो पॉसिबल फॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, बैलेंस पॉइंट ना मिले वो क्या हो सकते हैं, उन पे चलता हूं। हाँ जी, हो गया नोट? एक बार यूं बोल दिया करो, नो सर। हो गया नोट? नो सर। हाँ ठीक है, करो करो। हो गया नोट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर कुछ समझ आ रहा है क्या, कैसे चल रहा है काम? यस। ठीक है, अब देखो
इसमें कई बार सब कुछ सही होने के बाद भी जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है तो दो तरह के फॉल्ट्स हो जाते हैं, उस वजह से बैलेंसिंग ही नहीं मिलती। कई बार दिक्कत ये आती है, जैसे मैं आपको बताऊं, गैल्वेनोमीटर जो होता है, गैल्वेनोमीटर उसका 0 मार्क बीच में होता है। गैल्वेनोमीटर का 0 मार्क बीच में होता है, वो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। समझ गए हो? एमीटर जब आप लैब में देखो, एमीटर में 0 मार्क एक साइड ही होता है और वो एक ही साइड निडल मूव करेगी। गैल्वेनोमीटर का 0 मार्क बीच में होता है और वो इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब सुनो, कई बार क्या होता है भाई, हमारी कोशिश क्या है, हम गैल्वेनोमीटर को 0 पे लाना चाहते हैं, 0 से दूर ले जाना चाहते हैं। बैलेंसिंग लेंथ ढूंढने के लिए हम गैल्वेनोमीटर को 0 पे लाना चाहते हैं कि 0 से दूर ले जाना चाहते हैं? 0 पे। एक बार दिक्कत, कई बार दिक्कत क्या होती है, आप जैसे इस J पॉइंट को, जो कि पॉइंट को यहां से आगे आगे टच करते चलेंगे, देखते चलेंगे। कई बार दिक्कत क्या होती है, हमारी उम्मीद रहती है आएगा 0 पे आएगा, निडल यहाँ थी शुरू में निडल यहाँ थी, जैसे आपने टच किया, आगे ले गए, निडल थोड़ी और इधर आई, आगे ले गए, लास्ट में वायर ही खत्म होगी और निडल यहीं तक रहेगी। ऐसे में क्या फॉल्ट है बताओ? ऐसी स्थिति में क्या गड़बड़ है और क्यों नहीं आ रहा है 0 पे? क्या ये पहला फॉल्ट आपको समझ में आ रहा है? आप हेडिंग डाल लो 2 पॉसिबल फॉल्ट्स इन ऑब्टेनिंग द बैलेंस पॉइंट। एक हेडिंग डाल लो 2 पॉसिबल फॉल्ट्स, FAULTS, faults in obtaining the balance point। लिख लिया है? हेडिंग डाल ली? पहला फॉल्ट क्या है? पहला फॉल्ट, the needle is trying to reach the 0 mark, needle is trying to reach the 0 mark but unable to reach there। ये है। लिख लोगे क्या यार, मैं लाइन बोल रहा हूं, लिख लोगे आप? यस सर, लिख लेंगे। लिखो तो पहला फॉल्ट है needle is trying to reach the 0 mark, पहुंचना चाह रही हो 0 तक, but cannot reach till end, cannot reach till the end। आप लास्ट तक चले गए तब भी वो पहुंच ही नहीं पाई। ऐसे में बताओ क्या गलती हुई है हमसे, क्या फॉल्ट हुआ है? इसमें 0 एरर हो। हाँ ना, सुनो क्या फॉल्ट हुआ है, सुनो। वो 0 एरर आप उसकी बात कर रहे हो, वो तो मैं ना पहले ही ठीक करके लगा रहा हूं। अगर ये गैल्वेनोमीटर में 0 एरर हो ना तो वो उसे ठीक करना बहुत आसान है। आपके नाखून हैं, उनसे ही वो घूम जाती है, वो स्क्रू से होते हैं उनसे ही घूम जाते हैं, है ना? वो तो हम देखेंगे, 0 एरर तो वैसे ही दूर हो जाते हैं इनपे। देखो क्या है, सुनो, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। सपोज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मेजर करना चाह रहे हो 10 वोल्ट का है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं इस पॉइंट को समझाने के लिए। मान लो जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो 10 वोल्ट का है और आपने बैटरी लगा रखी है 7 वोल्ट की, या चलो मान लो बैटरी लगा रखी है 12 वोल्ट की। लेकिन क्या पूरा 12 वोल्ट इसके पास है या कुछ R0 के पास भी होगा? क्या पूरा 12 वोल्ट AB के पास है या कुछ हिस्सा R0 के पास भी गया ना? थोड़ा बहुत तो सीरीज में ये दोनों बटेगा ना। तो सपोज 3 वोल्ट इसके पास आ गया, तो बताओ AB के पास कितना बचा? AB के पास 9। यानी कि मेरे जो AB वायर है, AB वायर के पास जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे इस एग्जांपल में बचा वो कितना बचा? 9 वोल्ट। बस इस एग्जांपल को समझो आप ध्यान से। अब देखो ऊपर से आप मेजर कितना करना चाह रहे हो? 10 वोल्ट, और अवेलेबल कितना है पूरी वायर पे? 9 वोल्ट। अब देखिए क्या होगा,
P और A तो एक परफेक्ट कंडक्टर से जुड़े हैं, तो ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे मिलने ही मिलने हैं, ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे मिलने ही मिलने हैं। सपोज मैं कहूँ ये 10 वोल्ट पे है, मैं कहूँ ये मेरी अजम्पशन है, अगर ये 10 पे है तो ये 0 पे होगा, यस सर, है ना। अब ये दोनों कनेक्टेड हैं भाई, ये परफेक्ट कंडक्टर, तो ये भी कितने पे होगा, कितने पे होगा, 10 वोल्ट। 10 पे। लेकिन 9 का ही डिफरेंस है, तो ये बी वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे होगा, 1 पे। अब देखो ये 10, मान लो ये 9, 8, 5, 3, इस तरह से। जब आपने जॉकी को यहाँ 9 पे टच किया, ऊपर कितना है 0, यहाँ कितना है 9, कोई बैलेंसिंग नहीं। आप आगे गए 0, 8, और आगे गए 0, 5। बताओ गैल्वेनोमीटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है ना। कम हो रहा है तो निडल बहुत दूर जाने की बजाय कोशिश करेगी 0 पे आने की। यस सर, लास्ट में भी कितना रह गया, 0 और 1 वोल्ट का रह गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो थोड़ी सी कसर रहेगी, थोड़ी सी कसर रहेगी। निडल ने कोशिश पूरी की 0 तक आने की। क्या ये फॉल्ट समझ आया कि नहीं आया आपको, बताओ। ऐसा तब होगा, ये वाला फॉल्ट तब होगा व्हेन वोल्टेज टू बी मेजर्ड, voltage to be measured is greater than voltage available at potentiometer wire। क्या बिल्कुल क्लियर है कि नहीं ये चीज, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, ये समझ आया कि नहीं। क्लियर है ना सभी को कि ये फॉल्ट क्या था और क्यों था। अच्छा, अब अगर इसको सुधारना हो तो क्या करूं मैं वायर की लेंथ नहीं बढ़ा सकता, वो तो कंस्ट्रक्शन हो चुका जो होना था। मुझे अगर ये सुधारना हो तो मैं क्या करूं, मतलब मैं किस तरह से, देखो ये भी फिक्स है, ये फिक्स है मेरे लिए। मुझे आप ये अवेलेबल है जो, हाँ बताओ, पोटेंशियोमीटर के लिए इसे बढ़ाना होगा। दोबारा बोलो क्या करें। जो पोटेंशियोमीटर को जो वोल्टेज मिल रही है इसे बढ़ाना होगा। तो देखो मैं इसको बढ़ाना चाहता हूं, इसको बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे लिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस नीचे R0 दिख रहा है। यस सर, तो R0 को कम करूं कि R0 को बढ़ाऊं। R0 कम करना पड़ेगा। हाँ, R0 कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेगा तो इस वायर के पास वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाएगी। समझ आया। रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ाते हैं ड्रॉप बढ़ जाएगा। या यूं कहें वोल्टेज डिवीजन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है इन सीरीज। तो ये कम हो गया तो अगली बार हो सकता है यहाँ 1 ही वोल्ट आए, यहाँ 1 आएगा तो ऊपर 11 वोल्ट रह जाएगा। तो पहला फॉल्ट और उसकी रेमेडी क्लियर हो गई है क्या। ठीक है, तो एक तो इस फॉल्ट के साथ ये लिख दो कि इट मींस ये चीज, और एक फिर रेमेडी लिख दो कि डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R0। ये रेमेडी आप लिख देना, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R0। हो गया क्या, बताओ पहला फॉल्ट। लिख क्या रहे हो, इतना लिखने का तो था ही नहीं। हो गया क्या पहला। यस सर। ठीक है, दूसरा फॉल्ट और क्या क्या
क्या महसूस हो सकता है हमें, वहां क्या ऑब्जर्व हो सकता है कि निडल जीरो पे ना जाए। इस बार तो निडल जीरो की तरफ आ रही थी लेकिन लास्ट तक भी पहुंच ही नहीं पाई। और क्या हो सकता है? एक दूसरा फॉल्ट ये हो सकता है कि आपने जब इसको शुरू में टच किया, जो लेंथ है ये है क्या, मतलब जीरो पे लाने के लिए जो लेंथ, जीरो पे लाने के लिए जो लेंथ है, आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाए। कौन सी लेंथ? अच्छा ये तो बहुत लेंथ है ना। हाँ L। हाँ हाँ ये मतलब काफी ज्यादा छोटी हो जाए कि हल्का सा सरकत पीछे हो जाए, मतलब बहुत ही वहां भी गड़बड़ है, वहां मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। समझ गए हो? जहां पे लेंथ बहुत ज्यादा छोटी होने पे बैलेंसिंग हो रही है तो लेंथ बढ़ाने का तरीका है के को कम कर दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो आप केएल चाहिए ना जो बैलेंस करना है। सपोज ऊपर 10 वोल्ट है, नीचे केएल 10 पे चाहिए मुझे। अगर के बहुत बड़ा हो गया तो केएल छोटा हो गया कि नहीं? समझ गए हो? ये एक पार्ट आएगा पोटेंशियोमीटर का। जैसे मैं बताऊं आपको, डेफिनेशन से हमने शुरुआत की, देन प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्किंग, देन फॉल्ट्स, देन इसकी दो एप्लीकेशंस, देन उसके बाद आएगा सेंसिटिविटी। मैंने शुरू में नाम लिया था, तो ये उस चीज का सवाल है जो आप पूछ रहे हो कि सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाए। समझ गए हो? हाँ तो उसमें करेंगे हम डिस्कस, वो तो स्कूल टाइम में ही करेंगे अब, है ना। पहले मैं इसका दूसरा फॉल्ट करूं अभी डिस्कस। कई बार क्या होता है, कभी कभार, कि जब आप लोग इस जॉकी को आगे लेके जाओगे तो हमारे होश ही उड़ जाते हैं। निडल जीरो की तरफ नहीं बल्कि जीरो से दूर ही जा रही है। तो क्या अब कोई चांस है क्या जीरो पे आने के? पिछली बार कुछ तो उम्मीद थी, पिछली बार कुछ तो उम्मीद थी कि जीरो पे आएगा, अब की बार तो बिल्कुल ही नहीं। समझ गए हो दूसरा फॉल्ट क्या है? सेकंड फॉल्ट आप लिख दीजिए, द निडल इज गोइंग अवे फ्रॉम द जीरो मार्क। द निडल इज गोइंग अवे फ्रॉम द जीरो मार्क as we move on the potentiometer wire. The needle is going away from the zero mark as we move on the potentiometer wire. लिख लिया भाई? बताओ लिख लिया तो। ये सब तो होता कैसे बताना है? नहीं होगा कैसे, वो तो उस पर तो मैं आ रहा हूं, लेकिन क्या ये समझ आ गया क्या होगा क्या? जैसे जैसे आप आगे जाओगे निडल दूर जाएगी। ठीक है, अब इसके कारण पे आते हैं। जैसे पिछली बार वाला कारण आपको समझ आ गया था, इस बार क्या रीजन है सुनो। ये रीजन आप इधर देखो, ए और बी में, या मैं टर्मिनल की बात करूं, ए और जे में कौन सा हाई पोटेंशियल साइड और कौन सा लो है? नीचे बैटरी से देख के हो तो ए और जे में ए हाई है और जे लो। और पी और क्यू में कौन हाई है कौन लो है? पी हाई है और क्यू लो। तो क्या मैंने हाई को हाई से कनेक्ट कर रखा और लो को लो से? है ना। कई बार बच्चा ये गलती कर देता है वहां कनेक्शन करने में। वहां कनेक्शन हम करवाएंगे आपसे, आपको करना होगा खुद कनेक्शन, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत कम वोल्ट के काम चल रहे हैं, करंट वरंट इतना नहीं लगेगा। तो कई बार बच्चा ये गलती कर देता है कि वो ना उल्टे कनेक्ट कर देता है। मतलब उस वायर में देखो, उस वायर में करंट ऐसे आ रहा था, अगर करंट ऐसे आएगा तो ये वाला पॉइंट तो किस पे मिलेगा? हाई पोटेंशियल पे। और ये वाला पॉइंट लो पे। समझ आया? और मान लो ये तो था जीरो पे, और सपोज ये कितने पे था? 10 पे। एक बार बताओ क्या अभी समझ आ रहा है क्या? इस बार ये गड़बड़ नहीं है, इस बार ये गड़बड़ नहीं है। मैंने 11 वोल्ट दे रखा है, 12 वोल्ट में से सपोज इसके पास एक ही वोल्ट है, तो वायर के पास कितना वोल्ट हो गया? 11 हो गया। 11 वोल्ट। आपको मेजर तो 10 वोल्ट ही करना है, जबकि वायर के पास 11 वोल्ट है, तो कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक और है, ये जीरो पे है तो ये भी कितने पे होगा? ये तो कनेक्टिंग वायर है, ये जीरो पे है तो ये भी कितने पे होगा? जीरो।
अब आगे जाने पे पोटेंशियल कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ। कम हो रहा है। कितना कम होना है? 11 वोल्ट कम होना है, यानी कि ये 0 के बाद कम होना है, तो ये -1, -3, -5, -7 और ये लास्ट वाला पॉइंट आएगा -11 पे। हाँ भाई बताओ, ये समझ आया? अब देखो, जब जो कि यहाँ है -1 पे, ये 10 पे, ये -1 पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 11 वोल्ट का हो गया। यस सर। जब वो -3 पे जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 13 वोल्ट, 15 वोल्ट, 17। तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं गैल्वेनोमीटर के पास? तो निडल 0 से दूर जाएगी कि 0 की तरफ आएगी? 0 से दूर। तो अगर लैब में आप ऑब्जर्वेशन लेके ये बता सकते हैं कि आपने क्या फॉल्ट कर दिया है, तो इसमें फॉल्ट क्या है या रेमेडी क्या है इसकी? फॉल्ट क्या है? पिछली बार यहाँ फॉल्ट लिखा था भी, ऐसा है। फॉल्ट आप लिख लेना, अब अपने तरफ से लिख लेना कि हाई पोटेंशियल एंड ऑफ एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू द लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। समझ गए हो? फॉल्ट आपने ये कर दिया, हाई पोटेंशियल एंड ऑफ एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। लिख लिया है? लिख लिया क्या, बताऊं? यस। और रेमेडी ये है कि रेमेडी में फिर वही लिखो कि कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल टू हाई पोटेंशियल पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट एंड नेगेटिव टर्मिनल टू लो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। ये इसकी रेमेडी। रिपीट करना एक बार। क्या रिपीट करूं? इससे पहले जो बोला था फॉल्ट वाली लाइन, मतलब मैं रीजन रिपीट करूं? रीजन क्या था इसका, ये फॉल्ट आने का? रीजन ये था कि द हाई पोटेंशियल एंड ऑफ एक्सटर्नल सर्किट, ये जो Q है, इज कनेक्टेड टू द लो पोटेंशियल एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये रीजन है। लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। द हाई पोटेंशियल एंड ऑफ एक्सटर्नल सर्किट इज कनेक्टेड टू द लो पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये इसका रीजन। और रेमेडी फिर आप समझ गए हो ना, हाई को हाई से कनेक्ट करो, लो को लो से। अब मुझे बताओ क्या इसकी वर्किंग आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि नहीं अच्छे से पोटेंशियोमीटर की? हम कल मिलेंगे अपनी ऑफलाइन क्लास में वहां, और एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है भाई? ओके, ठीक है, आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।